चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद आता है नाड़ी। नाड़ी जानते हो क्या होती है? पल्स। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, तुम्हारे कलाई पे ऐसे हाथ लगा करके देखता है कुछ की नहीं? यस सर। देखा है कभी डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर तुम्हारी कभी नब्ज देखी, जिसको नब्ज भी कहते हैं? यस सर। जी बुक। तो ये क्या होती है? नाड़ी किसको कहते हैं? चेक कर। नाड़ी चेक करके आदमी क्या, डॉक्टर जो है वो क्या देखता है? नारी। तो जी ये क्या? नारी नहीं, नाड़ी, नाड़ी। सर बुखार देखते हैं। नाड़ी, या इसको कहते हैं पल्स। तो जी और उर्दू में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं नब्ज। आदमी जिंदा है या मर गया है देखने के लिए क्या करते हैं? नब्ज देखी जाती है। अगर नब्ज चल रही है तो इसका मतलब जिंदा है, नब्ज नहीं चल रही तो इसका मतलब मर गया। तो नब्ज क्या होती है? तो नाड़ी या नब्ज क्या होती है? जब डॉक्टर यहाँ पर देखता, देखो अंगूठे के पीछे यहाँ पर बगल में इस जगह पर अगर हल्का सा हाथ तुम लगा करके अंगूठे से प्रेशर हल्का सा दबाव डालोगे तो तुमको लगेगा यहाँ पर कोई नस जो है बार बार फूल पिचक रही है। तुमको देखेगा कि यहाँ पर कोई नस जो है वो बार बार ऐसे फूल पिचक रही बार बार। ट्राई करके देखो अभी। यहाँ पर अंगूठे के साइड में यहाँ पर हल्का सा दबाओगे तो पता लगेगा कि यहाँ कुछ दुख 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 इस तरह से तुमको महसूस होगा कुछ। तो ये कहलाती है नाड़ी। इससे ये पता चलता है कि हार्ट जो है वो चल रहा है, हमारा हृदय की गतिविधि हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी हृदय की धड़कन जो होती है वो यहाँ पर तुमको महसूस होती है। ये क्यों महसूस होती है? क्योंकि यहाँ पर जो धमनी है वो त्वचा के थोड़ा सा करीब में है। वैसे धमनियां तो गहराई में स्थित होती है, मांसपेशियों के बीच में होती हैं, लेकिन शरीर के कुछ जगहों पर ये त्वचा के पास होती हैं। तो वहां पर हम हल्का सा दबाव दे करके महसूस कर सकते हैं कि इसके धड़कने की गति, हमको हृदय के चलने की गति महसूस की जा सकती है। अगर इसको गिने, अगर हम 1 मिनट तक गिने इसको, तो वही सामान्य रूप से अगर हम आराम से बैठे हुए हैं, अगर कहीं से दौड़ भाग के नहीं आए हैं, कहीं से जीना चढ़ के नहीं आए हैं, कहीं तेजी से चल के नहीं आए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, उस समय इसकी गति वही होगी हार्ट की गति के हिसाब से। और हृदय की गति कितनी होती है? 72 से 80 बार प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो वही हृदय की धड़कन यहां से भी देखी जा सकती है। डॉक्टर लोग यहाँ पर भी आला लगा के देख सकते हैं, चाहे तो हाथ से बिना आला के यहाँ पर भी देखा जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर कान के ये मत्थे के किनारे साइड में यहाँ पर भी तुमको जगह ढूंढनी पड़ेगी कहां पर हो रहा है। हर जगह पर हल्का हल्का दबा के देखो, कहीं पर तुम्हें महसूस होगा कि धड़कती हुई महसूस होगी। ऐसे ही टखने के पास में पैरों में कुछ जगहों पर ऐसी होती है कि जहां पर धमनियां जो होती हैं वो त्वचा के समीप में होती हैं, तो वहां से हम हृदय के स्पंदन की दर को महसूस कर सकते हैं और वहां से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा हृदय जो है वो काम कर रहा है या नहीं। तो इसी को हम कहते हैं नाड़ी। और सबसे आसान है कि हाथ के पास देखना, तो इसलिए ज्यादातर जो होता है नाड़ी देखने के लिए या नब्ज देखने के लिए हाथ की कलाई का ही उपयोग किया जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो होती है एक धमनी होती है, उसका नाम होता है रेडियल धमनी। यहाँ पर 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। तो रेडियस के पास में धमनी होती है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया रेडियल धमनी। तो रेडियल धमनी जो होती है वो त्वचा के पास में होती है। तो यहाँ पर इसको हम हल्का सा दबाव देकर के महसूस कर सकते हैं कि हमारा हृदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसको कहते हैं हम नाड़ी। हृदय की स्पंदन दर देखने के लिए, हृदय के धड़कने की दर को देखने के लिए या पता करने के लिए हम यहाँ पर कलाई के पास हाथ लगा करके देख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं नाड़ी। आई बात समझ में? तो नाड़ी की गति भी उतनी ही होगी जितनी हृदय के धड़कने की गति होगी। ठीक है। फिर उसके बाद होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं कणिकाएं, एक विशेष प्रकार की कणिकाएं होती हैं, जैसे लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, वैसे ही प्लेटलेट्स भी होती हैं। लास्ट ईयर पढ़ा था तुमने कक्षा 9 में, जब रुधिर की संरचना के बारे में बताया था सरल संयोजी ऊतक में, तो वहां पर तुमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था। प्लेटलेट्स भी रुधिर में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कणिकाएं होती हैं जो रक्त को बहने से रोकती हैं। अगर कहीं पर चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है,
लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है कि खून उस घाव वाले स्थान पर खून जो होता है वो जम जाता है, और जम जाने के कारण क्या होता है वहां पर खून का थक्का बन जाता है, जिससे कि वो रास्ता बंद हो जाता है और फिर खून जो है वो बहना बंद हो जाता है। तो ये यहाँ पर थक्का बनाने का जो काम होता है, रक्त को थक्का जमा करके और उस स्थान के जो जहां पर चोट लगने से फूल गया है स्थान, उस स्थान को बंद कर देता है। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का जमा देती हैं, जिससे कि खून बहना बंद हो जाता है। यानी कहीं चोट लगने पर जो शरीर को नुकसान होने वाला होता है, किस तरह का नुकसान? अधिक खून बह जाने का। तो अधिक खून बह जाने से रोकती हैं प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर की रक्षा का कार्य करती हैं। फिर उसी प्रकार से एक द्रव, जैसे रक्त हमने बताया, तो वैसे ही एक द्रव होता है लसीका। शरीर में विभिन्न पदार्थों का जो परिवहन होता है वो मुख्य रूप से तो रक्त के द्वारा होता है, लेकिन कुछ मात्रा में ये लसीका नामक एक पदार्थ होता है उसके द्वारा भी होता है। इस पदार्थ को कहते हैं लसीका। ये भी रक्त जैसा ही होता है, बल्कि रक्त से ही बनता है। जैसे ये धमनी है कोई, ठीक, ये धमनी है कोई, धमनी में रक्त बह रहा है। तो जब धमनी की जो दीवारें होती हैं इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इन छेदों से रिस करके कुछ पदार्थ जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, और इनमें से श्वेत कणिकाएं निकल आती हैं। श्वेत कणिकाएं ये बाहर निकल आती हैं, और कुछ प्लाज्मा बाहर निकल आता है। प्लाज्मा यानी जो तरल पदार्थ होता है रक्त का, वो प्लाज्मा बाहर आ जाता है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बाहर आ जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, हार्मोन, विटामिन, खनिज लवण, ये सब भी कुछ मात्रा में बाहर आ जाता है। तो इन सबसे मिलकर के एक द्रव जैसा पदार्थ ये बाहर बन जाता है। इस द्रव जैसे पदार्थ को हम कहते हैं लसीका। अब चूंकि इसमें श्वेत कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल कणिकाएं निकल के नहीं आ पाती हैं, इस वजह से इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो लसीका जो होता है वो रुधिर से ही बना हुआ एक प्रकार का सफेद रंग का तरल पदार्थ होता है, जो ऊतकों के बीच में फैला रहता है। अभी तुमको बताया था कि ऊतकों की जैसे कोशिकाएं हैं, तो ऊतकों की कोशिकाओं के बीच में ये लसीका जो होता है फैला रहता है। जैसे ये सब कोशिकाएं हैं ऊतकों की, तो इनकी कोशिकाओं के बीच में लसीका के रूप में ये द्रव पदार्थ जो होता है वो फैला रहता है, और इसी में रक्त की केशिकाएं पाई जाती है। ये सब फैली रहती हैं चारों तरफ, इसको तब तक से घेरे रहती हैं। तो रक्त की जो केशिकाएं होती हैं उनसे जो पोषक पदार्थ निकलते हैं वो इसी लसीका से होते हुए इस कोशिका के भीतर पहुंच जाते हैं। यानी लसीका जो होता है वो रुधिर यानी रक्त तथा कोशिकाओं के बीच एक पुल का काम करता है। यानी जो भी रक्त में जो भी लाभदायक पदार्थ होते हैं, जो भी पोषक पदार्थ होते हैं, वो इसी लसीका से होते हुए ही कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। क्योंकि कोई भी जो रुधिर की नलिका होती है वो कोशिका के भीतर नहीं घुसती है, वो सिर्फ कोशिका के बगल से निकलती है, बगल से निकलती चली जा रही है। अब केशिका और कोशिका के बीच में जो जगह है, केशिका और कोशिका के बीच में जो जगह है, वहां पर भरा हुआ है एक प्रकार का द्रव। उसी द्रव में तैरते हुए ये पदार्थ जो होते हैं वो पोषक पदार्थ कोशिका के भीतर विसरण की क्रिया द्वारा पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से लसीका जो होता है वो रक्त तथा कोशिकाओं के बीच में एक माध्यम का काम करता है, उसको जोड़ने का काम करता है, और उन्हीं से होता हुआ जो पोषक पदार्थ होते हैं वो कोशिका के भीतर तक पहुंच जाते हैं। तो ये लसीका होता है। कुछ लसीका जो होता है वो वसा अम्ल, जो आंतों में जो भोजन का पाचन किया गया था, इसका वसा का पाचन जब किया गया था तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बने थे। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का भी परिवहन करने में सहायता करता है लसीका। जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है पाचन के समय, तो उसको भी परिवहन करके कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम भी लसीका करता है। तीसरा काम लसीका का ये होता है कि लसीका में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, और श्वेत रक्त कणिकाओं का जो काम होता है वो होता है बाहर से आए हुए जीवाणुओं को मार देना, यानी लड़ाई झगड़ा करके उनको नष्ट कर देना। तो लसीका जो होता है वो इस प्रकार से हमारे शरीर की सुरक्षा का भी कार्य करता है। हमारे शरीर की सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से
श्वेत रक्त कणिकाएं ही करती हैं। जो बाहर से आए हुए जीवाणुओं, विषाणुओं या अन्य जो भी पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। तो उससे जो अन्य जीव आते हैं हमारे शरीर के भीतर, उनको नष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार से श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर की सुरक्षा का कार्य करती हैं। और चूंकि लसिका में भी श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसलिए लसिका भी शरीर की सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से लसिका नामक एक द्रव होता है जो रक्त के अलावा यह भी परिवहन प्रक्रिया में या विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करता है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब आज यहां पर जंतुओं में परिवहन खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है पौधों में परिवहन। अब पौधों में परिवहन कैसे होता है, यानी पौधों में भी तो एक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं कि नहीं? बताओ, तुमने पढ़ा है पिछले साल पौधों में परिवहन के बारे में? थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। ऊतकों के वाले पाठ में पिछले साल हमने पढ़ाया था कि पौधों में परिवहन कैसे होता है, या परिवहन करने वाले ऊतक कौन कौन से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बताओ? सर जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। कौन बोला ये? कुणाल? हम जी सर। काफी खुली सामने क्या? नहीं सर, कॉपी है नहीं सर। आपने काफी भी बनी नहीं। अच्छा चलो, तो जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना है इसका मतलब। तो जाइलम क्या काम करता है सर? जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज लवणों को इधर पहुंचाता है सर, पौधे के सभी भागों में। केवल खनिज लवण को ही, और कुछ नहीं अवशोषित करती हैं जड़ें? सर जल, पानी। जल और खनिज लवण जो जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये काम कौन करता है? जाइलम ऊतक। और दूसरे क्या होते हैं? फ्लोएम ऊतक। ये क्या काम करते हैं? ये पौधे तक फ्लोएम क्या काम करते हैं? पत्तियों में जो भोजन बनता है, भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम ये दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो पौधों में परिवहन का कार्य करते हैं। अब इसमें परिवहन कैसे होता है, ये ऊतक कैसे काम करते हैं, इसके बारे में फिर अब हम कल पढ़ाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन की क्रिया कैसे होती है कि पौधों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। दो प्रकार के ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तुम पहले भी पढ़ चुके हो, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और इनका क्या क्या काम होता है ये भी तुम्हें पता है। क्या करते हैं ये? जाइलम क्या काम करता है? जल तथा खनिज लवण को भूमि से अवशोषित करके पौधे के सभी भागों तक या पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक, ये काम होता है किसका? जाइलम का। भूमि से जल और खनिज लवण या पोषक पदार्थ भी कह सकते हो, पोषक पदार्थों को, जो भी भूमि से मिल रहे हैं पोषक पदार्थ, उन सभी को अवशोषित करके पौधे के सभी भागों तक, मुख्य रूप से पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या काम करता है? पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थों को, भोजन को, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। भोज्य पदार्थों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। इस क्रिया को कहते हैं हम संवहन, या पौधों में इस क्रिया को हम संवहन भी कहते हैं। और इन दोनों ऊतकों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। तो संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्ट करने वाले मतलब प्रवाहित करने वाले, संवहन करने वाले, तो कंडक्टिंग टिश्यू।
तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर के हम सामूहिक रूप से कहते हैं संवहन ऊतक। तो संवहन ऊतक पाए जाते हैं जो पौधों में परिवहन का काम करते हैं, यानी विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। ये संवहन ऊतक होते हैं दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, अब जाइलम कैसे काम करता है, यानी जाइलम जो होता है वो भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रकार से करता है। जड़ें जो होती हैं पौधे की, जैसे ये पौधा है कोई, उसकी जड़ें जो होती हैं वो सब जमीन में फैली रहती हैं, ऐसे करके जमीन में सब जड़ें फैली रहती हैं। तो जमीन में ये सब मिट्टी के कण हो गए, इस मिट्टी के कणों में पानी भी होता है, बीच बीच में इनके बीच जो खाली जगह भरी होती है उसको उस पर पानी होता है। तो इन जड़ों के क्या होता है, जड़ों के बाहर की सतह पर क्या होता है कि छोटे छोटे रोए जैसे रचनाएं पाई जाती हैं। इन रचनाओं को कहते हैं मूल रोम। जड़ों पर तो जड़ों की शाखाएं होती हैं, उन पर छोटे छोटे रोए जैसे पाए जाते हैं। इन रोए जैसी रचनाओं को कहते हैं मूल रोम, या अंग्रेजी में कहते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स। तो ये मान लो कोई जड़ की जड़ है, उससे ये एक रूट हेयर की एक छोटा सा रोम निकला हुआ है। ठीक है, इस तरह से करके जड़ की कोशिकाएं होती हैं जड़ में। इस तरीके से ये एक हमने थोड़ा बड़ा करके बनाया, समझ लो, वही एक रोम, एक मूल रोम जो है वो निकला हुआ है। ठीक, अब इस मूल रोम की कोशिका के भीतर भी सारी चीजें वही होंगी जो एक सामान्य कोशिका के भीतर होती हैं। कोशिका द्रव्य भरा होगा, इसमें खनिज लवण होंगे, विटामिन होगा, पानी भी होगा थोड़ा बहुत, और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी होंगे, ये सब होगा। बाहर क्या है, ये सब मिट्टी के कण है, मान लो ये सब बड़े बड़े। अब थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं तो इस वजह से क्या है, बड़े बड़े कण हमको दिख रहे हैं। ये मान लो मिट्टी के कण हैं, होंगे तो ये बहुत छोटे, बहुत महीन महीन कण होंगे, लेकिन हम उनको बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये मिट्टी के कण हैं। अब क्या है, इनके बीच में क्या है, पानी भरा हुआ है। मिट्टी के कणों के बीच में पानी है, तुमने पानी पौधे में डाला है तो वो पानी कहाँ है, सब मिट्टी के कणों के बीच में फैला हुआ है। ठीक, तो यानी हमको यहाँ पर यह पढ़ना है कि मूल रोम जो होते हैं, या यूं कहें कि हम जड़ें जो होती हैं, वो भूमि से पानी कैसे अवशोषित करती हैं। भूमि से पानी और खनिज लवण जो होते हैं वो कैसे अवशोषित किए जाते हैं। तो जल का अवशोषण कैसे होता है और कैसे वो जाइलम तक पहुंचता है, इसके संबंध में हम एक चित्र भी भेज चुके हैं तुमको। वो चित्र तुम्हारे पास होगा, अगर कहीं कॉपी खोले हो तो उस चित्र को देख लो। एक इस तरीके से करके चित्र बना हुआ है, जिसमें ऐसे करके घेरा बना है, एक बड़ा सा मूल रोम बनाया गया, बाहर मिट्टी के कण ऐसे बनाए गए हैं, और ऐसे करके उसके बाद फिर ये इस तरह से कोशिकाएं बनी हुई हैं। इस तरह से करके एक चित्र है, इस तरह से करके एक चित्र दिख रहा है, कहीं हमने भेजा है। तो ये मूल रोम क्या होता है, चलो वैसे ही चित्र बना देते हैं जैसे बना है वहां पर। ये जड़ की सबसे बाहरी कोशिकाएं हैं, इनको कहते हैं बाह्य मूलीय त्वचा या एपिब्लेमा। उसके बाद फिर होती हैं गोलाकार या अंडाकार कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को कहते हैं बलकुट या कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसकी कई परतें होती हैं, 4 से 6 तक होती हैं, 8-10 तक भी हो सकती हैं। और उसके बाद फिर एक अंदर की एक परत होती है त्वचा की, उसको कहते हैं अंतस त्वचा या एंडोडर्मिस। इसको कहते हैं एंडोडर्मिस। की कोशिकाएं जो होती हैं ढोलक के आकार की होती है। ढोलक का आकार कैसा होता है, ऐसे करके होता है, ऐसी होती है ढोलक। ये ढोलक के आकार की कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं अंतस त्वचा में, अंदर की जो त्वचा है। उसके बाद यहां से फिर शुरू होता है जाइलम। जाइलम जो होता है वो दृढ़ोतक का बना होता है, और दृढ़ोतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुभुजाकार होती हैं, और उनकी दीवारें जो होती हैं बहुत मोटी होती हैं। तो ये होता है जाइलम। इधर की कोशिका छोटी होती है, भीतर की तरफ वाली कोशिका बड़ी होती है। तो इस प्रकार से जड़ की रचना लगभग एक सामान्य रूप से होती है। ठीक,
तो उसके बाद फिर ये अस्थिमज्जा की कोशिकाएं होती हैं, कुछ यहाँ पर इतने हिस्से में फ्लोएम होता है, यहाँ पर फ्लोएम होता है, मेन कोशिकाएं फ्लोएम की होती हैं। तो ये एक मूल रोम है, और इस मूल रोम के बाहर ये क्या है, मिट्टी के कण हैं बड़े बड़े, और मिट्टी के कणों के बीच में क्या भरा हुआ है, पानी। और जो ये मूल रोम की कोशिका है, इसके भीतर भी क्या है, ये सब जीव द्रव्य भरा हुआ है, और जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ घुले हुए हैं, और कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, पूरा जीव द्रव्य सब भरा हुआ है। जीव द्रव्य कैसा होगा, गाढ़ा होता है, जीव द्रव्य का जो सांद्रता होती है वो ज्यादा होती है। तो पानी जो होता है वो बाहर के हिस्से में भरा हुआ है, तो ये बाहर के हिस्से का जो पानी है जड़ के अंदर कैसे घुस जाएगा, पानी जो होगा वो जड़ के अंदर कैसे घुस जाएगा, इस मूलरोम के अंदर कैसे चला जाएगा अपने आप। इसके लिए क्रिया तुमको समझनी पड़ेगी पहले, वो कहलाती है परासरण की। जैसे तुमने एक क्रिया पढ़ी थी विसरण की, विसरण की तरह से ही एक दूसरी क्रिया होती है, उसी से मिलती जुलती, बल्कि वही क्रिया होती है पर थोड़ा सा फर्क होता है, उसको कहते हैं हम परासरण। विसरण में क्या होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के बीच में फैल जाता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाता है। जैसे हमने बताया कि एक गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ा सा रंग मिला दिया और रंग घोल दिया, या चीनी घोल दी, तो चीनी के कण कहाँ गए, पानी के बीच के जो खाली स्थान थे पानी के अणुओं के बीच में, उसमें फैल गए, और इस प्रकार से वो चीनी घुल जाती है। तो इस क्रिया को कहते हैं विसरण की क्रिया। लेकिन जब यही घुलने की क्रिया या अणुओं के जाने की क्रिया किसी झिल्ली के द्वारा होती हो, किसी पारदर्शी झिल्ली हो कोई, या उसको, या उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे झिल्ली में, और एक निश्चित आकार के कण ही उस झिल्ली से प्रवेश कर सकते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं परासरण की क्रिया। जैसे जब हम चने को पानी में भिगोते हैं, तो जो चने का छिलका होता है उससे होकर के पानी जो होता है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये क्रिया कैसे हुई, एक तरह से परासरण की क्रिया हुई। तो जब किसी अर्धपारगम में झिल्ली से होकर के ये पानी के अणु जाते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं परासरण की क्रिया। और ये तब होती है जब उस झिल्ली के एक तरफ का द्रव जो होगा वो पतला होगा और दूसरी तरफ का द्रव गाढ़ा होगा। यानी जिधर गाढ़ा द्रव है तो उसमें क्या है, पानी की मात्रा कम है, जो झिल्ली के दूसरी तरफ जो द्रव है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक दबाव पैदा हो जाता है सांद्रता की वजह से, और उस दबाव को कहते हैं स्फीत दाब, या परासरण दाब भी कहते हैं। उसको कहते हैं परासरण दाब, बल्कि ज्यादा सही है, उसको कहते हैं परासरण दाब। तो इस परासरण दाब के कारण जो बाहर, जहां पर जल के अणुओं की सांद्रता ज्यादा है, उधर से अणु जो होते हैं वो जिधर की तरफ जल के अणुओं की सांद्रता कम है उधर की तरफ जाने लगते हैं। तो इस क्रिया को, और वो झिल्ली के द्वारा होते हुए जाते हैं, झिल्ली को पार करके जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं परासरण की क्रिया। तो ये क्रिया कहलाती है परासरण की क्रिया। तो परासरण की क्रिया के द्वारा जो होता है वो जल जो होता है वो मूल रोम के भीतर प्रवेश करता है। कैसे होता है, मूल रोम की जो ये बाहरी जो झिल्ली होती है, जीव द्रव्य कला होती है, जो झिल्ली होती है ये अर्धपारगम्य होती है। इसके भीतर का जो द्रव है वो गाढ़ा होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं, क्योंकि वो सामान्य कोशिका का जीव द्रव्य है। उसमें पानी की मात्रा कम होती है, बाहर भूमि के अणुओं के बीच में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, पानी के अणु जो होते हैं वो इस झिल्ली को पार करके इसके भीतर जाने लगते हैं, और जब भीतर जाने लगेंगे तो क्या होगा, भीतर के हिस्से में पानी के अणुओं की मात्रा बढ़ने लगेगी, यानी पानी भरना शुरू हो जाएगा भीतर की कोशिका में। और जब भीतर पानी भरना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, ये कोशिका जो होगी फूल जाएगी। मूल रोम की जो कोशिका होगी वो फूल जाएगी, जैसे चना फूल जाता है पानी जाने पर अंदर, ऐसे ही ये भी कोशिका फूल जाएगी। तो कोशिका की इस फूली हुई स्थिति को हम कहते हैं स्फीत, स्फीत यानी टर्जिड। ये कोशिका जब फूल जाती है तो उसको फूली हुई अवस्था को हम कहते हैं, ये कौन सी अवस्था है, स्फीत, फा बना है ये, स्फीत अवस्था कहते हैं इसको। तो इस अवस्था में जब पानी इसके भीतर ज्यादा भर जाता है तो फूल जाती है, तो क्या है, इसके दीवारों पर एक दबाव पड़ता है, जिसको कहते हैं स्फीत दाब। तो इसकी वजह से यह पानी जो है ये पूरे कोशिका यहां से लेकर यहां तक पूरी है, ये यहां से लेकर के ये पूरी कोशिका यहां तक है, ये पूरी एक ही कोशिका है पूरी यहां से यहां तक। तो जब इसमें पानी भरने लगता है तो पानी यहां तक भी आ जाता है। तो देखो यहां से पानी जो इसके भीतर प्रवेश करता है वो तो परासरण की क्रिया के द्वारा प्रवेश करता है, और लगातार पानी जो है इसके भीतर जाता रहता है।
उसके पश्चात क्या होता है, पानी कोशिका के भीतर जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो विसरण की क्रिया के द्वारा जाता है। तो ये पानी जो होता है वो चारों तरफ फैलता है, तो सब तरफ फैलता है पानी, पूरी कोशिका में सब तरफ पानी फैलता है उसके जीव द्रव में। तो फैलता हुआ पानी यहां पर भी आ जाता है। अब इससे जुड़ी हुई है ये बलकुट की कोशिका। अब इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है, इसमें भी तो जीव द्रव्य होगा, इसमें भी कुछ जीव द्रव्य होगा। अब चूंकि यहां पर पहले तो दोनों के जीव द्रव्य का गाढ़ापन बराबर था, अब क्या है कि यहां पर जीव द्रव्य का गाढ़ापन कम हो गया है, यहां का जीव द्रव्य ज्यादा गाढ़ा है। जैसे यहां पर पहले क्या थी, अंदर का जीव द्रव्य गाढ़ा था, बाहर कम पानी था, बाहर ज्यादा पानी था, भीतर कम पानी था। तो भीतर का जीव द्रव्य गाढ़ा था, यानी वहां पानी की मात्रा कम थी, तो बाहर से पानी अंदर चला गया था। यहां पर क्या है, पानी, इन दोनों जीव द्रव्य में क्या फर्क है कि इसके पास पानी की मात्रा ज्यादा है और इसके पास पानी की मात्रा कम है। तो आप पानी के अणु जो होंगे वो यहां तक आने के बाद इसकी झिल्ली को पार करके इसके अंदर आ जाएंगे, आना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ये आसपास की जितनी भी कोशिकाएं होंगी सब पानी के अणु जो होंगे वो उनमें जाना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इसके भीतर पानी की मात्रा बढ़ने लगेगी। जब इसके भीतर पानी के अणु ज्यादा होने लगेंगे तो इसका स्फीत दाब बढ़ जाएगा, और इसकी तुलना में यहां पर इसके बाद वाली जो कोशिका है, अब इसका जीव द्रव्य गाढ़ा होगा, इसका पतला हो जाएगा कुछ। तो पानी के अणु यहां से निकल करके इधर भी आने लगेंगे, इस कोशिका में आ जाएंगे, इसमें आने लगेंगे, इधर आने लगेंगे। तो इस प्रकार से एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका में लगातार होते हुए पानी के अणु कहां पहुंच जाएंगे, फिर यह अंतःत्वचा को पार करके जाइलम तक पहुंच जाएंगे, और जाइलम तक पहुंचने के बाद फिर इनको ऊपर खींच लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो मूल रोम होते हैं वो, यानी पौधों की जड़ों में जो मूल रोम पाए जाते हैं, इस प्रकार से भूमि के बीच से जल का अवशोषण करते हैं, और जल के साथ ही खनिज लवण भी आ जाते हैं घुले हुए उसमें, और भी जो पोषक पदार्थ घुले होते हैं वो भी जल के साथ ही इसके भीतर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जड़ें होती हैं वो भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। कुछ आई बात समझ। और इस पूरी क्रिया में कुछ ऊर्जा भी खर्च होती है, क्योंकि ये क्रिया तभी होगी जब पानी के अणु भीतर जाएंगे, पानी के अणुओं को भीतर खींचा जाएगा। खींचने का जो दाब होगा वो कैसे पैदा होगा, वो परासरण के कारण पैदा होगा। तो इस क्रिया में कुछ ऊर्जा भी खर्च होती है, इसलिए इसको सक्रिय अवशोषण कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इस क्रिया के लिए कुछ ऊर्जा भी खर्च होती है, इसलिए इस प्रकार के अवशोषण को हम कहते हैं सक्रिय अवशोषण। तो कुछ आई बात समझ में, ये बताओ। यस सर। ये कथा को समझ में आई? यस सर। कुल मिलाकर के बात ये है, जो ओवरऑल बात है वो ये है कि कोशिका के भीतर जीव द्रव्य गाढ़ा होता है, कोशिका के बाहर पतला होता है। यानी जीव द्रव्य में पानी की मात्रा कम होती है, कोशिका के बाहर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो उस स्थिति में एक दबाव पैदा हो जाता है, परासरण दाब उसको कहते हैं। उस दाब के कारण जो बाहरी, जहां पर पानी के अणु ज्यादा है, जिस तरफ, वो किधर है, बाहर की तरफ, मिट्टी में पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वहां से पानी के अणु जो होते हैं वो इसकी झिल्ली को पार करके इसके भीतर कोशिका में घुसने लगते हैं बस। और जब घुसने लगेंगे तो कोशिका फूलेगी, उसका जीव द्रव्य पहले की तुलना में कुछ पतला होने लगेगा। उससे जुड़ी हुई है दूसरी कोशिका। अब यही क्रिया उस दूसरी कोशिका और पहली कोशिका के बीच में होगी कि मूल रोम की कोशिका में पानी ज्यादा हो गया है, उसके बगल वाली कोशिका में पानी कम है, उसका जीव द्रव्य ज्यादा गाढ़ा है उसकी तुलना में। अब तो वहां से पानी निकल करके पानी के अणु जो होंगे उस बगल वाली कोशिका में जाने लगेंगे। फिर जब बगल वाली कोशिका भी उसका जीव द्रव्य पतला होने लगेगा तो उसके बगल वाली कोशिकाओं में, उसके आगे जो कोशिकाएं हैं वहां पर भी जीव द्रव्य गाढ़ा होगा। तो यही क्रिया बार बार होती रहेगी, एक क्रिया से एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका। तो इस प्रकार से ये होता हुआ विभिन्न कोशिकाओं से होता हुआ पानी जो होगा अंत में कहां पहुंच जाएगा, जड़ों के भीतर जाइलम तक पहुंच जाएगा। और जब पानी जाइलम तक पहुंच जाएगा फिर इसको ऊपर खींच लिया जाता है। खींचने के लिए एक प्रकार का चूषण दाब पैदा होता है जो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, अभी आगे बताएंगे। पत्तियों से हमेशा पानी जो होता है वो भाप के रूप में निकलता रहता है। जब ऊपर से पानी निकलता रहेगा तो एक खिंचाव पैदा होता है, उस खिंचाव के कारण जो होता है वो पानी ऊपर चढ़ जाता है। जैसे एक गिलास तुम लो, पानी भरो उसमें, और एक या कोल्ड ड्रिंक ले लो, गिलास में तुमने कोल्ड ड्रिंक पीते हो नली से, तो कैसे पीते हो, हवा, नली की हवा को तुम ऊपर खींचते हो, तो हवा तो खींच के ऊपर आती है, साथ ही साथ फिर नीचे से क्या चढ़ता है, पानी ऊपर चढ़ता हुआ आ जाता है नली में।
वो तुम्हारे मुंह तक पहुंच जाता है, होता है ना। तो ऐसे ही समझ लो कि पत्तियों से जब पानी निकलता है वाष्पीकृत होकर के उनके रंध्रों से, तो जब रंध्रों से पानी बाहर निकलेगा तो एक खिंचाव पैदा होता है। जैसे तुम हवा खींचते हो तो एक नली में खिंचाव पैदा होता है और पानी नली में ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही पौधों की पत्तियों में क्या होता है कि ऊपर से जब खिंचाव पैदा होता है तो जाइलम की जो नली होती है लंबी लंबी, इनमें पानी ऊपर की ओर खींचा जाता है, खिंचाव बनता है, तो धीरे धीरे करके पानी ऊपर की ओर खींचता चला जाता है। तो इस प्रकार से पानी जो होता है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाता है। तो मेन काम पहले तो होगा कि जाइलम तक पानी पहुंचे, जड़ों से होकर के, जड़ों के मूलों से यानी बाहर भूमि से लेकर के और जड़ों के जाइलम तक पानी पहुंचे पहले। फिर जब जड़ों के जाइलम तक पानी पहुंचता है तो उसके बाद फिर उसको ऊपर खींचा जाता है। वो खींचने का जो दबाव पैदा होता है, चूषण दाब जो पैदा होता है, पानी को चूसने वाला, पानी को खींचने वाला जो दबाव पैदा होता है वो पैदा होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। जो पत्तियों के जो रंध्र पाए जाते हैं उन रंध्र से हमेशा पानी जो होता है जलवाष्प के रूप में निकलता रहता है, तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो होता है ये विभिन्न प्रकार, ये जो जाइलम में जो पानी होता है ये ऊपर की ओर खींच लिया जाता है, खिंच जाता है। तो इस प्रकार से पानी जो होता है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाता है। जो छोटे पौधे होते हैं जो कुछ सेंटीमीटर ही ऊंचे होते हैं, छोटी मोटी घास जो होती है, तो इनमें क्या होता है, कोई अगर वाष्पोत्सर्जन ना भी होता हो तो कुछ ऊंचाई तक पानी यूं ही चढ़ जाता है अपने आप जड़ों के दबाव के कारण थोड़ी ऊंचाई तक चढ़ जाता है, 10 सेंटीमीटर तक। तो इस दबाव को कहते हैं मूल दाब। तो मूल दाब के कारण भी पानी अपने आप ऊपर थोड़ा बहुत चढ़ जाता है, लेकिन बहुत अधिक ऊंचाई तक पानी मूल दाब के कारण नहीं जा सकता। जो कोई बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वो तो कई कई मीटर ऊंचे होते हैं, तो वहां पर फिर ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो खिंचाव पैदा होता है उसके द्वारा ही पानी ऊपर चढ़ पाता है। मूल दाब के कारण पानी बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकता। तो कुछ पौधों में मूल दाब के कारण पानी चढ़ जाता है ऊपर, और जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी ऊपर की ओर खींच लिया जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं सक्रिय अवशोषण। और मूल दाब के कारण जो पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं निष्क्रिय अवशोषण। जो छोटे मोटे पौधे होते हैं, घास वगैरह हैं, इनमें पानी अपने आप ही ऊपर चढ़ जाता है इनकी नलिकाओं में, तो इस प्रकार को कहते हैं निष्क्रिय अवशोषण। इसमें पौधे को कुछ नहीं करना होता है, अपने आप ही पानी चढ़ जाता है उस पर। तो ये क्रिया इस प्रकार से जो पौधों में होती है, खनिज लवण तथा जल का अवशोषण जड़ें जो हैं वो इस प्रकार से करती हैं। आई बात समझ में? कुछ नहीं? बताओ। यस सर। हाँ, तो अयान फैजान को भी फुर्सत नहीं मिली आने की है। इनकी बकरीद पता नहीं कब खत्म होगी। फोन कर रहे थे हम परसों, तो स्विच ऑफ बता रहा था, वो फोन स्विच ऑफ किए बैठे हैं। तो अभी किसको कहीं पर समझ में ना आया हो तो बताओ, अभी बताएं जल्दी से, फिर आगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। ये चित्र भी हमने भेजा है इस तरह का, देखो उसको, चित्र को भी तुम्हें बनाना है ध्यान से उसको। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जड़ें जो हैं वो भूमि से जल का अवशोषण किस प्रकार करती हैं, या मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है। चित्र बनाकर क्रियाविधि समझाओ पूरी। तो उसमें तुमको इस तरह से चित्र भी बनाना पड़ेगा और पूरा लिखना भी पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट हम साथ ही साथ बताते चलते, लेकिन फिर भी तुम लोग बाद में पूछोगे जरूर आकर के, सर जी इंपॉर्टेंट बता दीजिए। जब हम बताएंगे तब उसी समय नहीं नोट करते जाओ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचित चित्र लसीका के बाद बना है, कहीं पर भी बनाओ तो तुमको जो ये चित्र मूल लोम के अवशोषण का है, तो जहां पर मूल लोम का अवशोषण लिखोगे वहीं पर तुमको बनाना है। हमने वहां पर इंडिकेशन कर रखा है कि कहां पर क्या, कौन सा चित्र बनाना। हमने गोला बना के लिखा है, चित्र अलग से भेज रहा हूँ। यस सर। उसके नीचे क्या लिखा है, मूल लोमों द्वारा जल का अवशोषण। तो मूल लोमों द्वारा जल का अवशोषण का चित्र उस जगह पर बनाया जाएगा जहां पर मैंने लिखा है, चित्र अलग से भेज रहा हूँ। जी सर। जी सर। तो उस जगह पर ये चित्र बनाया जाएगा। बस वो पहले भेजा गया हो या बाद में लगा हो वो पता नहीं, उससे तो वो आगे पीछे हो जाते हैं भेजते समय। तो इसीलिए हमने लिख देते हैं कि कहां पर कौन सा चित्र बनेगा, तो इसलिए वहां पर वही चित्र बनाओ तुम, वो देख करके उसको। ठीक है? यस सर। तो इतना समझ में आ गया सबको?
अभी पूरी तरह समझ में तो नहीं आया होगा, ये तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये इतना आसान नहीं समझना। रचित वर्मा, यस सर। सुन रहे हो कुछ नहीं? यस सर। जब सारा चैप्टर खत्म हो गया, पढ़ाई सब खत्म हुई, तब तुमको आने की फुर्सत लगी है, तो तुमको कहाँ से समझ में आएगा? अभी समझ में थोड़े कुछ आ रहा होगा, खाली बस बैठे होगे कथा सुन रहे होगे। अभी ठीक से समझ में ही नहीं आया, जब पूरी बात सुनोगे नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा? पकड़ मिले हो इतने दिनों बाद, अब रेगुलर ना रहे तो तुमको सही करेंगे फिर। चलोगे, थोड़ा कुछ बात समझ में नहीं आती तो बाद में वीडियो देख करके फिर से समझने का प्रयास करना, फिर भी ना समझ में आए तो फिर समझाएंगे, एक बार फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। फिर अब आता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के बारे में तुमको अभी हमने बता ही दिया कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन शब्द ही बता रहा है कि वो क्या चीज है। वाष्प का उत्सर्जन हुआ ना। उत्सर्जन मतलब किसी चीज को बाहर निकालना, शरीर के बाहर निकालना। और किसको बाहर निकालना? वाष्प को, यानी जल वाष्प को। तो पौधे की पत्तियों से जो रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्रों से पानी जो होता है वो हमेशा वाष्प के रूप में निकलता रहता है। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। और ये क्रिया होनी बहुत जरूरी है। कारण क्या है? और इस क्रिया से नुकसान भी है, लेकिन फिर भी करना जरूरी है। इसीलिए इस क्रिया को एक आवश्यक बुराई कहा जाता है पौधे के लिए। पौधे के लिए ये एक आवश्यक बुराई है। बुराई क्यों है, पहले इस बात पर चर्चा कर लें। बुराई इसलिए है क्योंकि अगर भूमि में पानी नहीं है, पौधे को तुमने पानी नहीं दिया है या भूमि में पानी नहीं मिल पा रहा है पौधे को, फिर भी पानी निकलेगा तो जरूर बाहर। तब क्या होगा? जो शरीर में इकट्ठा है पानी वही बाहर निकलता जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? पौधे के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। पानी का नुकसान होगा जब अनावश्यक रूप से, तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी। और पानी की कमी होने के कारण क्या होगा? पौधा मुरझाने लगेगा। और मुरझाने लगेगा, जब ज्यादा दिन तक पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उसके शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाएगा और पौधा मर जाएगा। लेकिन ये क्रिया रोकी भी नहीं जा सकती है और ये क्रिया जो है वो बंद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा ही पानी ऊपर तक पहुंचता भी है। बड़े बड़े, अभी तुमको बताया कि इसी वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पानी जो होता है वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचता है। तो अगर ये क्रिया नहीं होगी तो पानी ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए ये क्रिया होनी जरूरी है। दूसरी बात कि इस क्रिया के कारण ही पौधे का तापमान भी नियंत्रित होता है। क्योंकि धूप में पौधा खड़ा हुआ है, लगातार तेज धूप पड़ रही है उसके ऊपर, तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं जाएगा, पौधा गर्म हो जाएगा। तो पौधे की पत्तियों के भीतर जो पानी है वो खौल जाता है ना, वो खौल जाएगा तो क्या होगा? पौधा मर जाना चाहिए फिर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? जो तापमान उसके शरीर के भीतर जाता है वो इस पानी के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो हमें भी पसीना निकलता है, हमारे शरीर से भी पसीना निकलता है। तो पसीने से क्या होता है? हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। जब शरीर में ज्यादा गर्मी हो जाती है तो भी पसीना निकलता है बाहर। तो पानी के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो पानी के अणु जो होते हैं वो अपने साथ टेम्परेचर को अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमारे शरीर का तापमान जो होता है वो कम हो जाता है। जब बुखार आता है तेजी से तो क्या करता है? गीले कपड़े से हाथ पैर पोंछे जाते हैं। तो पानी लगाने से क्या होता है? गरम गरम हमारा हाथ पैर है, उन पर पानी पड़ेगा, पानी लगाया तो पानी के अणु जो होंगे वो उस तापमान को ग्रहण करेंगे, ऊष्मा अवशोषित करेंगे और ऊष्मा अवशोषित करके वाष्पीकृत होंगे। तो हमारे उस सतह का तापमान जो होगा वो कम हो जाएगा। तो हमारे शरीर का तापमान जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से पौधों में भी यही क्रिया होती है। जब रंध्रों से पानी निकलता है बाहर वाष्प के रूप में, तो अपने साथ ऊष्मा को भी ले जाता है, या यूं कहें कि ऊष्मा पाने के कारण ही वो पानी बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से वो शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। चाहे जितनी तेज धूप हो, तुम पौधों को जाकर के छुओगे तो वो ठंडे ही लगेंगे, कभी गर्म नहीं लगेंगे पौधे। अगर पौधे के पास पानी है तो वो पौधा हमेशा ठंडा ही रहेगा, वो गर्म नहीं होता है कभी। इसलिए तेज धूप में भी पौधे कभी मुरझाते नहीं है। और जिनके पास पानी की कमी होती है
वो मुरझा जाते हैं। या कुछ पौधे ही ऐसे होते हैं जो अपना स्वभाव ही ऐसा बना रखे हैं कि तेज धूप होने पर वो ऐसा प्रदर्शित करेंगे जैसे कि मुरझा गए हों, लेकिन वो मुरझाते नहीं, जैसे धूप कम होती है फिर से पहले जैसे हो जाते हैं शाम के टाइम। तो कुछ पौधों में तो ऐसी विशेषताएं होती हैं, सभी में ऐसी नहीं होती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पौधों के लिए एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। और नुकसान क्या है इससे कि नहीं आवश्यकता है तब भी वाष्पोत्सर्जन हमेशा होता रहेगा, जिससे कि पानी का खिंचाव बना रहे और शरीर का तापमान नियंत्रित होता रहे। तो इस वजह से अगर पानी नहीं उपलब्ध है तब भी शरीर का पानी बाहर निकलता है और इससे उस स्थिति में पानी की हानि होने के कारण पौधा मर सकता है। लेकिन फिर भी पौधा मरते मरते मर जाएगा, लेकिन वाष्पोत्सर्जन नहीं बंद कर सकता वो अपना। आई बात समझ में? तो इसलिए पौधे को, वाष्पोत्सर्जन को हम पौधे की एक आवश्यक बुराई भी कहते हैं, यानी इससे लाभ भी है और इससे हानि भी है, इसीलिए इसको एक आवश्यक बुराई कहा जाता है। तो ये बात समझ में आई? जी सर। ये वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पौधों की पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, और ये रंध्र जो होते हैं वो पत्ती की निचली सतह पर ज्यादा पाए जाते हैं और ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं। ये सब तुम पहले भी पढ़ चुके हो। यस सर। ठीक है, तो ये होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या हुई? पौधे के वायवीय भागों से होने वाली जल की हानि को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वायवीय भाग मतलब जमीन के ऊपर का जितना हिस्सा होता है पौधे का, वो वायवीय भाग कहलाता है, जो वायु में रहता है। जड़ें जमीन में रहती हैं तो उसको कहते हैं वायवीय भाग। सर एक बार और बोल दिए। पौधे के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में होने वाली हानि को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पढ़ो तो देखो, सब कापी में सब ऐसे ही साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते नहीं। तुम सोया करो, पढ़े पढ़े बस आराम से 10-10 बजे तक। हमारे घर में होते तो मार मार के लाठी तुमको सही कर देते, 4 बजे उठा के बैठा देते तुमको भी। तो अब भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण तो फ्लोएम करता है। पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है, और ये भोजन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। तो फ्लोएम ऊतक के बारे में तुम पिछले साल सब कुछ पढ़ चुके हो। पिछले साल की कॉपी उठा के पढ़ लेना कि फ्लोएम ऊतक भी 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनता है। कौन कौन से 4 प्रकार के ऊतक होते हैं फ्लोएम में? जालनी नलिका, सही सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृदूतक और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ऐसे ही जाइलम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। वो होती है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदूतक और जाइलम फाइबर, जाइलम रेशे। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, इसलिए इनको हम जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं जटिल ऊतकों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये ऊतक ऐसे होते हैं जो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके बनते हैं। ये सब पिछले साल पढ़ चुके हो। तो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये परिवहन वाला पार्ट अब पूरा टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आएगा उत्सर्जन का, और उत्सर्जन के बारे में फिर अब हम कल पढ़ाएंगे। अब अभी तक जो कुछ समझ में ना आया हो थोड़ा सा रिवीजन कर लो, जितना भी टाइम बचा है 10-15 मिनट। अब उत्सर्जन कल से ही शुरू करेंगे, आज नहीं शुरू करेंगे। बताओ अभी तक क्या समझ में नहीं आया, या हम कुछ पूछें? आप ही पूछिए। अभी क्लास में बैठे होते तो कोई ना कहता कि आप ही पूछिए सर जी। क्यों रचित?